नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें, 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथ और मुंह को साफ रखें। और अब नजर मुख्य समाचारों पर। कोविड-19 और टीकाकरण को लेकर अहम बैठक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ चर्चा जारी। राज्यों में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात की समीक्षा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते रद्द हुई सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को भी किया गया स्थगित। 1 जून को हालात की समीक्षा के बाद अगली तारीख पर होगा फैसला। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर दवा का उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कोरोना के टीके की कमी से इनकार। कहा, समयबद्ध तरीके से टीकाकरण राज्यों की जिम्मेदारी। एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 1,84,000 से अधिक नए मामले। युवाओं के सक्रिय योगदान से हासिल होगा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की 95वीं राष्ट्रीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बताया वैश्विक मानकों के अनुरूप। और पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान से 72 घंटे पहले थमा प्रचार। आखिरी दिन बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 45 सीटों पर 17 अप्रैल को होगा मतदान। देश में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और केंद्र सरकार इस पर नियंत्रण के लिए लगातार कारगर कदम उठा रहा है। कोविड-19 और टीकाकरण को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यपालों और उपराज्यपालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक जारी है। इसमें राज्यों में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और बचाव उपायों पर बात होने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने बढ़ते संक्रमण के कारगर ढंग से निपटने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर बल दिया। उन्होंने राज्यों से महामारी की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा था। देश भर में कोरोना का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। दोनों परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होनी थीं, लेकिन अब 12वीं की परीक्षाओं को बाद में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड 1 जून को कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगा और उसके बाद से परीक्षा की तारीखों के संबंध में फैसला लेगा। परीक्षा की शुरुआत से कम 15 दिन पहले छात्रों को इसकी सूचना दी जाएगी, जबकि 10वीं के नतीजे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से तय किए गए मानदंडों के आधार पर तय किए जाएंगे। अगर कोई छात्र उसे मिले अंकों से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब परिस्थितियां परीक्षा के आयोजन के अनुकूल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की परीक्षाओं के संबंध में आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में 10वीं और 12वीं की सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि छात्रों का स्वास्थ्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र छात्रों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ उनके शैक्षणिक हितों को भी नुकसान ना पहुंचे। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी का विस्तार पूर्वक उनके साथ संवाद के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है
इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो। और देश भर में कोविड से बचाव के लिए 11 करोड़ से ज्यादा की टीके की जो खुराक है वो दी जा चुकी है। टीका उत्सव के तीसरे दिन यानी कि मंगलवार को 24 घंटे में करीब 26 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है, इसकी जानकारी दी। देश में कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। भारत सरकार सभी स्टेट्स को वैक्सीन देती है। आगे वैक्सीन को अपने अपने प्रदेशों में जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर समयबद्ध तरीके से पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना, उसको मॉनिटर करना, उसकी मेटिकुलस प्लानिंग कराना, ये जिम्मेदारी स्टेट्स की है। देश में एंटीवायरल ड्रग का नाम रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोविड महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की गति तेज करने के लिए 11 अप्रैल को टीका उत्सव शुरू किया गया था। और जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि कोई रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने आदेश भी किए हैं और स्टेट के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में बराबर जिसे कहते हैं आग्रह पूर्वक चेतावनी दी जा रही है कि आप इसको अपने अपने स्टेट्स में कंट्रोल करिए। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की हाल चिंताजनक बनी हुई है और इस 10 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में अब भी महामारी का ज्यादा प्रकोप है। नए मामलों में 82% से अधिक इन्हीं 10 राज्यों में से हैं। कोविड महामारी की श्रृंखला को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,84,372 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण के कारण और 1,027 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय सक्रिय मामले 13,65,000 से अधिक हैं। राज्यों की बात करें तो 16 राज्यों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। 5 राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल में हालात बेहद नाजुक हैं। इन 5 राज्यों में ही देश के करीब 68% सक्रिय मामले हैं। उसमें भी अकेले महाराष्ट्र में करीब 43.54% सक्रिय मामले हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 60,212 मामले आए। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में 17,963 और छत्तीसगढ़ में 15,121 मामले आए। 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 281 लोगों की मौत हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में 156 लोगों की मौत हुई। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत फिलहाल एक भी नहीं हुई है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और उनके कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल युवाओं के सक्रिय योगदान से हासिल किया जा सकता है। कुलपतियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने नई शिक्षा नीति से लेकर शिक्षा जगत के अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के 95वें वार्षिक सम्मेलन और कुलपतियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व करता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गर्व अनुभव करता है। डेमोक्रेसी हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का, एक प्रकार से हमारी जीवन पद्धति का एक महज हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमें एहसास होता है
कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अत्याधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चल रहा है, जिससे कुशल युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आज के ग्लोबल सिनेरियो में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी यहाँ पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर स्पेशल इश्यूज रिलीज किए गए। ये इश्यूज इस बात के डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, ग्लोबल पैरामीटर्स की पॉलिसी है। आप सभी विद्वज्जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों से परिचित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन के जिन पर्पज की बात कही थी, वही इस पॉलिसी के कोर में दिखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ज्ञान आता है तब ही स्वाभिमान भी बढ़ता है। स्वाभिमान से व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता है। जब नॉलेज आती है तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए अवेयर होता है और इक्वल राइट्स से ही समाज में समरसता आती है और देश प्रगति करता है। हम सभी बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हैं। इतने संघर्षों के बाद भी बाबा साहब जिस ऊंचाई पर पहुंचे, वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के जीवन संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी आज देश काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसी कालखंड में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। अनुसूचित जाति का विकास सुनिश्चित करने के लिए एनडीए सरकार कई योजनाएं चला रही है। 500 से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले 27,000 गांवों की पहचान कर ऐसे गांवों में तेज विकास करने से जुड़ी योजना पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने 27,000 गांवों का 2024 तक व्यापक विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे 10,000 गांव की विकास की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार हो गई है और 7,000 से ज्यादा गांव के लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है। जो अभियान प्रारंभ किया कि 2024-25 तक जिन गांवों की आबादी 500 से अधिक है, ऐसे 500 से अधिक जहां पर हमारे कमजोर वर्ग के लोग, दलित लोग रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया। ऐसे 27,000 गांवों को आइडेंटिफाई किया गया और इन 27,000 गांवों का कैसे एक विकास किया जाए, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लिए प्रॉपर एक रूपरेखा तैयार की गई, इसके लिए एक योजना तैयार की गई। आज मुझे यह बतलाते हुए खुशी हो रही है कि 10,000 ऐसे गांवों के विकास की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और 7,000 से अधिक गांवों के लिए धनराशि भी निर्गत कर दी गई। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए देश देशांतर रात 8:30 पर सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। जल तरंग, चीनी मिट्टी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुर तान। इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान। मिलिंद तुलंकर और सीता दुरै स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं इसे महर्षि वात्स्यायन।
संविधान में दिए मौलिक अधिकारों में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी हैं, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है, जिनके तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। पच्चीकारी, सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी, लातिनी भाषा में कहें तो पीटरा ड्यूरा। ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर, जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। और बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज प्रचार थम गया। 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को होना है। चौथे चरण के मतदान के लिए 10 अप्रैल को हुई हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के समय में कटौती कर दी है। आयोग ने 5वें चरण के मतदान के 72 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। ऐसे सामान्य नियम के हिसाब से मतदान के दिन से 48 घंटे पहले प्रचार बंद होता है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में 17 अप्रैल को 6 जिलों की उत्तर 24 परगना, नदिया, पूर्व वर्धमान, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग की 45 सीटों के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इनमें सबसे अधिक 16 सीटें उत्तर 24 परगना जिले में हैं। इस चरण में 39 महिलाओं समेत कुल 319 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 55,80,000 महिलाओं समेत कुल 1,12,00,000 मतदाता 15,789 मतदान केंद्रों पर वोट डाल सकेंगे। बीजेपी सभी 45 सीटों पर, तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस, वामदल और इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा बैनर के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 32, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 25 और कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 5वें चरण में सुरक्षा के लिए 1 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने विदेश मंत्रियों के स्तर पर त्रिगुट बनाने का फैसला किया है। जल्द ही तीनों में से एक देश की राजधानी में विदेश मंत्री एस जयशंकर, फ्रांस के विदेश मंत्री जेन-वेस ले ड्रियान और ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री मॉरिस पेन की आमने सामने बैठक होगी। बुधवार को रायसीना डायलॉग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह घोषणा की, जब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन इन तीनों विदेशी मंत्रियों के साथ एक वीडियो चर्चा में सवाल कर रहे थे। ये रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन था, जहां विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत में भारत शांति, स्थिरता और संतुलन के लिए काम कर रहा है और ये भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के नए त्रिगुट के मुख्य आम एजेंडे में से एक है। One way to go forward is for us to hold our trilateral in person quickly. I'm looking forward to that. But I do want to say this. Look, Indo-Pacific is a clear message that India will not be constrained between the Malacca Straits and the Gulf of Aden. You know, that our interests, our influence, our activities today go way beyond. When we look at a larger canvas, we see Australia there, we see France there. France is very much a part of this canvas, historically, culturally, physically. There are, a range of activities and projects on which we can all work together. So I'm very, very confident that what you have seen in the panel today will be seen in diplomacy tomorrow, which is the 3 countries working together. Australia, like India and like France, wants an open, inclusive, resilient Indo-Pacific region to which we are
strong and constructive contributors, it has been a really important message. From Australia's approach, central to that is the growing and sustaining of a network of partnerships, whether they're bilateral or regional, multilateral or plurilateral, and in small and flexible groupings like this particular Australia-India-France relationship. भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें याद किया। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ कस्बे में हुआ था। न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के वंचित वर्गों के प्रति सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए जीवन भर अथक प्रयास किया। आजादी के बाद विदेश के विधि और न्याय मंत्री रहे। उन्हें 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत रत्न भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समतामूलक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज हम उनके जीवन और विचारों से शिक्षा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि हमारे संविधान के शिल्पी, विद्वान, विधिक, विचारक, लेखक और समाज सचेतक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहब के संवैधानिक दर्शन और कृतित्व को सादर नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि साहेब एक युग दृष्टा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना को समर्पित किया। बाबा साहब अंबेडकर एक युग दृष्टा थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन एक ऐसे समता मूलक समाज की स्थापना को समर्पित किया जिसका लक्ष्य देश की उन्नति, सर्वजन कल्याण रहा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में देखिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड महामारी से बचाव की बात। कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे ये अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान से उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित रहें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।